नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक अधूरा सच होता है और उसी तरह खतरनाक होती हैं अधूरी खबरें भी, जो आपको भ्रम में डालती हैं। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं आज का पूरा सच। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनता सड़कों पर उतर आई है। कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो गए हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हो रही हैं और फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई हैं। इंटरनेट सेवाएं बाधित की जा रही हैं और कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रदर्शनकारी बोल रहे हैं कि सरकार दमन के जरिए आज़ादी की आवाज़ को कुचलना चाहती है, जबकि जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक हलकों में तख्ता पलट की आशंकाओं पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने हालात पर नियंत्रण का दावा किया है। जमीनी सच्चाई यह है कि सड़कों पर संघर्ष और चुनौती का माहौल है और ईरान इस वक्त एक बड़े राजनीतिक मोड़ के कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे ईरान की सड़कों का पूरा हाल। सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस के जरिए दिखाएंगे ईरान में कैसे मची है अफरा तफरी और बताएंगे कि क्या वाकई खमेनेई गद्दी छोड़कर ईरान से जाने वाले हैं। हम इसका भी पूरा सच बताएंगे कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद पर प्रदर्शनकारियों का नियंत्रण होने के राष्ट्रपति ट्रंप के दावों में कितना दम है, और अगर तख्ता पलट हुआ ईरान में तो कौन है वो क्राउन प्रिंस जिसके तेहरान की सल्तनत पर काबिज होने के लिए जो तैयार बैठा है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। ईरान में विरोध प्रदर्शन की आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। तेहरान से लेकर गांव कस्बों तक ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। राजधानी तेहरान से लेकर इस्फहान, मशहद और छोटे शहरों तक सड़कें प्रदर्शनकारियों से भरी हुई हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के 31 प्रांतों में बगावत की आग बेकाबू हो गई है और मुल्क के 100 से ज्यादा शहरों में कोहराम मचा है। बीते कुछ दिनों से ईरान का प्रदर्शन जो है वो शांत था, मगर बीती रात अचानक वो प्रदर्शन उग्र हो गया। हालात और खराब हो गए हैं। तेहरान में सरकारी दफ्तरों पर हमले की तस्वीरें आने लगी हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, 12 दिन से जारी इन प्रदर्शनों के दौरान अब ईरान की सड़कें खून से लाल होने लगी हैं। हालात काबू करने के लिए सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाएं ठप कर दी हैं, लेकिन इससे आंदोलन रुकने की बजाय और भड़क रहा है। इन प्रदर्शनों की शुरुआत में आर्थिक असंतोष था, लेकिन जल्द ही इसने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को निर्वासन में रह रहे प्रिंस रेजा पहलवी का समर्थन हासिल है। ईरान से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें प्रदर्शनकारियों को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई को हटाने की मांग करते और आखिरी शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी की वापसी के नारे लगाते सुना जा सकता है। लोग शाह अमर रहे और सुप्रीम लीडर खमेनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के प्रदर्शन का एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारियों ने शहर पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जबकि सुरक्षा बलों ने शहर छोड़ दिया है। मशहद की आबादी करीब 40 लाख है और ये शहर तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं और हर तरफ प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से हजारों प्रदर्शनकारी तेहरान और दूसरे शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान की सड़कों पर आज़ादी आज़ादी और खमेनेई मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बहुत तेजी से देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी हैं। ईरान के ज्यादातर इलाकों में अराजकता का माहौल है। वहीं मानवाधिकार समूहों ने ईरानी सुरक्षा बलों पर हिंसा करने के आरोप लगाए हैं। नॉर्वे स्थित एक एनजीओ ने बताया कि अब तक 45 लोग सुरक्षा बलों की गोलियों से मारे गए हैं। इनमें 8 नाबालिग हैं। वहीं 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
ईरान की सड़कों पर फायरिंग अब आम बात हो गई है। न केवल सुरक्षा बल बल्कि कुछ प्रदर्शनकारी भी फायरिंग कर रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो जिसमें फायरिंग की आवाजें साफ तौर पर सुनी जा सकती है। 18 دی گوهردش میزنن 18 دی گوهردش میزنن प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को आग लगाना शुरू कर दिया, जिनमें कई सरकारी दफ्तर और इमारतें शामिल हैं। इस्फहान में ईरान के सरकारी टीवी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्ट यानी IRIB की एक इमारत को आग के हवाले कर दिया गया है। इस इमारत से ईरान के सरकारी रेडियो का भी प्रसारण होता है। IRIB को ईरान सरकार की आवाज़ माना जाता है। ऐसे में इस इमारत पर हमला सरकार के लिए बड़ा संदेश है कि अब लोग सिर्फ नारे नहीं बल्कि प्रतीकों पर भी वार कर रहे हैं। घटना के बाद इमारत में से आग की लपटें उठने लगी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दक्षिणी ईरान के अहम बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में भी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। ईरान में प्रदर्शन के दौरान झंडे को लेकर भी लड़ाई नजर आ रही है। जगह जगह पर ईरान के राष्ट्रीय झंडे को उतारा जा रहा है या फिर इसे आग लगाकर फाड़कर इसका अपमान किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद तय हुए झंडे को नकारना शुरू कर दिया है। वहीं प्रदर्शनकारी ईरान के पुराने झंडे को, जो राजा पहलवी के शासन का प्रतीक था, उसे जगह जगह पर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, आप भी देखिए। ईरान में गुस्से की आग सबसे पहले राजधानी तेहरान में भड़की, लेकिन जल्द ही ये आग 100 से ज्यादा शहरों तक फैल गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान की जनता इतने गुस्से में क्यों है। दरअसल ईरान की अर्थव्यवस्था एक डूबता हुआ जहाज बन गई है और इससे पैदा हुई महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। खाने पीने, दवा और ईंधन की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। लेकिन इस आग में घी डालने का काम किया ईरानी सरकार के एक फैसले ने। सरकार की तरफ से टैक्स बढ़ाने की खबरों ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। इसके बाद व्यापारी, दुकानदार और हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। दरअसल ईरान की अर्थव्यवस्था कोई एक दिन में नहीं डूबी है। सालों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल परीक्षण और पश्चिम एशिया में उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने उस पर बैंकिंग, तेल और व्यापार पर सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं। इस वजह से ईरान खुले बाजार में तेल नहीं बेच पा रहा है। इससे सरकार की आमदनी घटी और विकास परियोजनाएं ठप हो गई हैं। बैंकिंग प्रतिबंधों से ईरान अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से लगभग कट गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आयात निर्यात महंगा हो गया। दवाइयों और जरूरी सामान की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। वहीं इसी साल रही सही कसर 12 जून को पूरी हो गई, जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इजराइल के साथ 12 दिन के संघर्ष ने ईरान के खजाने को खाली कर दिया। अब हाल यह है कि ईरान में पिछले दिसंबर तक महंगाई दर 42% तक पहुंच गई। ईरान में 1 किलो चावल जो 60 रुपए में बिक रहा था, वही चावल आज 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ईरान में इस वक्त जरूरी दवाओं की कीमत में 50% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे बुरा हाल ईरानी करेंसी रियाल का है, जिसकी कीमत तेजी से गिर रही है। वर्तमान में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 14 लाख रियाल है। 2015 के परमाणु समझौते के दौरान डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत लगभग 32,000 थी। ईरान के हालात इतने खराब हैं कि व्यापार घाटा 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ईरान के हालात भविष्य में भी सुधरते नहीं दिख रहे। 2025 में जीडीपी वृद्धि केवल 0.3% रहने का अनुमान है। गिरती अर्थव्यवस्था के बीच ईरान के सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजीन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने आज खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला। ईरान में तेज होते आंदोलन के बीच खमेनी ने देश में फैली अर्थव्यवस्था के लिए बाहरी शक्तियों को जिम्मेदार ठहराया है। खमेनी का कहना है कि विदेशी शक्तियां ईरान की आंतरिक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ईरान विदेशियों के लिए काम करने वाले भाड़े के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए
काम करने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान के कुछ लोग दूसरे देश के नेता को खुश करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन ईरान अशांति के आगे नहीं झुकेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو او اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه. آنهای عزیز دینتون رو، فکر سیاسیتون رو، حضورتون رو، آمادگی هاتون رو، جدیتتون در امر پیشرفت کشور رو حفظ کنید. ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने ईरान को कड़ी कार्रवाई की धमकी दे डाली है। वैसे तो ईरान में जो चल रहा है उस पर पूरी दुनिया की नज़र है, लेकिन ईरान की घटनाओं में सबसे ज़्यादा रुचि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप को है। अमेरिका से ईरान की 46 साल पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में अमेरिका इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका भीषण हमला करेगा। ये पिछले एक हफ्ते में ट्रंप की दूसरी धमकी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान के लोगों को स्वतंत्रता के प्रति गहरा लगाव होना चाहिए। स्वतंत्रता के समान कुछ नहीं है और आप साहसी लोग हैं। साथ ही ट्रंप ने खमेनी को चेतावनी भी दी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी प्रदर्शनकारियों के लिए अपना समर्थन जताया। सुनिए जेडी वेंस ने ईरान के प्रदर्शन पर क्या कुछ कहा। We certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems, and as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. तो एक तरफ अमेरिका ईरानी प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईरानी प्रदर्शनकारी भी अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। उनकी मांग है कि अमेरिका और ट्रंप को इस मामले में दखल देना चाहिए। आइए सुनते हैं एक प्रदर्शनकारी ने क्या कहा। As you promised, regime already started cracking down the protests. They already murdered more than 50 freedom fighters on the street and hundreds detained already. So we want your intervention. So Mr. President Trump, we do appreciate your help right now. तो ईरान में प्रदर्शनकारी कट्टरपंथी मौलानाओं के शासन के खात्मे की मांग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन्हें हटाकर लोग किसे तेहरान की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। और अब इस सवाल का जवाब यह है, निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी सेकंड, जिनके पिता रेजा पहलवी प्रथम ईरान के आखिरी बादशाह हुआ करते थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी थी। तो अब पूरे 46 साल बाद एक बार फिर ईरान के राज परिवार के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। लोग 65 साल के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग कर रहे हैं। प्रिंस रेजा पहलवी भी शुरू से ही इन प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। कल जब उन्होंने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की तो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी ईरान की सड़कों पर उतर गए। रेजा पहलवी सेकंड ने बड़ा राजनीतिक संकेत भी दिया है। अमेरिका में निर्वासित जीवन जी रहे पहलवी ने साफ किया है कि वो ईरान लौटकर नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए कहा कि बदलाव का समय करीब आ चुका है। आइए सुनते हैं गुरुवार को उग्र प्रदर्शनों के बाद प्रिंस रेजा पहलवी ने क्या कहा। همیهنانم آفرین به همگی شما که پنجشنبه شب خیابانها را در سرتاسر مملکت تسخیر کردید. به همه شما افتخار میکنم. برای خیلیاتون مشخص شد که با تعداد انبوه جمعیت نیروهای سرکوب به عقب رانده میشوند و احتمال سرکوب رو به حداقل میرسانید. برای آنهایی که تردید داشتید جمعه شب همراه باشید با سایر همیهنانتون. از رهبران میدانی دعوت میکنم که تلاش بکنند که جمعیت راه افتاده به همدیگر برسند تا حتی جمعیت بیشتر بشود.
میدانم که اینترنت را قطع کردن، ارتباطات را قطع کردن. علیرغم این تلاش‌های مسبوحانه رژیم میدانم که شما خیابان‌ها را رها نخواهید کرد. مطمئن باشید که پیروزی از آن شماست. दरअसल ईरान के प्रदर्शनकारियों का यह सोचना है कि निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी सेकंड एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प बन सकते हैं। उनको लगता है कि पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक स्थिरता, वैश्विक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत आज़ादी मिल सकती है। ऐसे में जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी सेकंड हैं कौन। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं। मोहम्मद रजा पहलवी के शासन को 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान उखाड़ फेंका गया था। उस दौरान पहलवी खानदान ईरान से भाग गया था, जिसमें क्राउन प्रिंस रजा पहलवी भी थे। 1960 में जन्मे रजा पहलवी अमेरिका में निर्वासन में रह रहे हैं, जहां उन्होंने खुद को ईरान के एक बड़े विरोधी के रूप में स्थापित किया है। हालांकि ईरान में उनके पास कोई खास राजनीतिक ताकत नहीं है, लेकिन बाहर रहने वाले ईरानी प्रवासियों और सुधारवादी ईरानियों के बीच उन्हें समर्थन हासिल है। आपको बता दें कि ईरान पर शासन करने वाला पहलवी खानदान 1925 में तब सत्ता में आया जब पूर्व सैन्य अधिकारी रजा शाह पहलवी ने सैन्य तख्ता पलट करते हुए कजर राजवंश को उखाड़ फेंका। खुद को ईरान के शासक के रूप में स्थापित करने के बाद रजा शाह ने देश में आधुनिकीकरण की शुरुआत की, जिसमें सड़कें, स्कूल और एक बड़ी सेना का निर्माण शामिल था। लेकिन शाह ने नाजी जर्मनी के साथ गठबंधन कर गलती कर दी और 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों ने उन्हें पद से हटा दिया। इसके बाद उनकी जगह उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को गद्दी पर बैठाया गया, जिन्होंने 1979 तक जो है शासन किया, और रेजा पहलवी सेकंड इन्हीं के बेटे हैं। ईरान आज एक इस्लामिक देश है और ये शरिया के कानून से चलता है और शिया धार्मिक नेता अली खमेनी इसके सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1979 तक यहाँ शाह रजा पहलवी की हुकूमत थी। ईरान के राजा उस समय अमेरिका के बेहद करीबी माने जाते थे। इजराइल के साथ भी उनके दोस्ताना संबंध थे। वो ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई कदम भी उठाए, लेकिन इससे ईरान के ज़्यादातर धार्मिक नेता चिढ़ गए, उन्हें अमेरिका का पिट्ठू कहने लगे। लेकिन 1979 तक आते आते ईरान की जनता के बीच शाह पहलवी की लोकप्रियता तेज़ी से कम होने लगी, क्योंकि सत्ता में भाई भतीजावाद था और उसी समय ईरान में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ऊपर से शाह पहलवी के शाही तौर तरीकों ने लोगों की नाराजगी में आग में घी का काम किया। उस दौर में भी जो शाह पहलवी के खिलाफ आवाज़ उठाता उसका दमन कर दिया जाता। इन्हीं में से एक थे आयतुल्लाह खुमैनी, जो ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। जब उन्होंने ईरान के शाह का विरोध किया तो उन्हें निर्वासित कर दिया गया। वो पेरिस में रहने लगे। 1979 तक आते आते पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर शाह पहलवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आम हड़तालों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, देश भर में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई और पूरा ईरान एक तरह से ठप हो गया। जनवरी 1979 में ईरान में खुमैनी के समर्थकों ने शाह की प्रतिमाओं को नेस्तनाबूद कर दिया। आखिरकार 16 जनवरी 1979 को शाह पहलवी और उसकी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए ईरान छोड़कर चले गए और इस तरह से ईरान में राजशाही का अंत हुआ। पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे इस्लामिक क्रांति से पहले के ईरान का पूरा सच। Alebo ende vende chana nana chanakaliya, alebo pare vende chana nana chanakaliya, alebo sange randa chana nana chanakaliya, alebo sange gaya chana nana chanakaliya, pasar pandunte kamat jhuma chana nana chanakaliya, alebo raat sange randa chana nana chanakaliya. Donga che dongi, an dadare. जंगल माटी डोंगरी हामी जीवन रखिया टमाटर झूमा ए दादा रे हाँ दादा रे बस्तर पंटुम दिगा झूमा दादा रे ए आलेबो संगे रंदा छना नना छनगलिया आलेबो संगे गाया छना नना छनगलिया बस्तर पंटुम गरबो छना नना छनगलिया झूमा नचा गाया छना नना छनगलिया
झुम्मा नचा गाया छना नना छनकलिया। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी ने सत्ता में आने के साथ मुल्क को एक नया नाम दिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इसके बाद ईरान में सब कुछ बदल गया। ये 1979 से पहले ईरान में हर तरह की आज़ादी थी, ठीक उतनी ही जितनी पश्चिमी देशों में होती है। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी थी, वो पुरुषों के साथ घूम सकती थी। लेकिन इस्लामिक क्रांति ने ईरान को पूरी तरह से बदल दिया। उस समय ईरान को इस्लामिक देशों के बीच सबसे अधिक आधुनिक माना जाता था और ईरान का माहौल पेरिस या लंदन जैसे शहरों से किसी मायने में कम नहीं था। कहते हैं कि पेरिस में जो नया फैशन आता था वो अगले दिन ईरान की सड़कों पर दिखने लगता था। लेकिन खमैनी के हाथों में सत्ता आते ही नए संविधान पर काम शुरू हुआ। नया संविधान इस्लाम और शरिया पर आधारित था। विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन खमैनी ने साफ कहा कि ईरान में सिर्फ इस्लाम का कानून चलेगा। 1979 के आखिर में नए संविधान को अपना लिया गया। नए संविधान के बाद ईरान में शरिया कानून लागू हो गया। कई सारी पाबंदियां लगा दी गई, महिलाओं की आज़ादी छीन ली गई। अब उन्हें हिजाब और बुर्का पहनना ज़रूरी था। यहाँ तक कि 1995 में बनाए गए एक कानून के मुताबिक अफसरों को 60 साल तक की औरतों को बिना हिजाब निकलने पर जेल में डालने का अधिकार है। इतना ही नहीं, ईरान में हिजाब ना पहनने पर 74 कोड़े मारने से लेकर 16 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। आपको याद होगा कि 2022 में ईरान में इसी कानून के खिलाफ विद्रोह ने जन्म लिया था। यह विद्रोह तब भड़का था जब हिजाब का विरोध करने वाली 22 वर्षीय महिला महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। तो ये तो ईरान का पूरा सच था। अभी ईरान में तमाम डेवलपमेंट चल रहे हैं। ये सच किस रूप में सामने आएगा उसका फिलहाल इंतजार करेंगे, लेकिन आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।